आप सबने अपनी ओपीडी में ये केस जरूर देखा होगा जिसमें बच्चे के पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं कि बच्चे को फीवर हो रहा है, बुखार आ रहा है और साथ साथ में रैश हो रही है। तो फीवर विथ रैश जैसे ही आता है आप सबको समझ में आ जाता है शायद या तो ये ड्रग एक्जेंथीमा है या तो वायरल एक्जेंथीमा है। तो आज की क्लास में अपन वायरल एक्जेंथीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर बच्चा फीवर विथ रैश के साथ आया तो उसको कैसे डिलीनिएट करना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है। यूजुअली ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचर आपको कैसे सिखाते हैं कि चलो मीजल्स में ये होता है, रूबेला में ये होता है, स्कारलेट फीवर में ये होता है। पर क्या आपके पास जब मरीज ओपीडी में आता है तब वो ये बोलकर आता है क्या कि मेरे को मीजल्स हो रहा है या ये बोलकर आता है कि मेरे को रुबेला हो रहा है? क्या मरीज तो केवल एक कंप्लेन के साथ आता है, वो ये कि फीवर हो रहा है और साथ में रैश हो रही है। आपको अभी तक नहीं पता है कि बीमारी क्या है, बीमारी तक आपको पहुंचना पड़ता है। तो बीमारी को तक कैसे पहुंचोगे आप? बीमारी तक पहुंचोगे इस लेक्चर के बाद। इस लेक्चर के बाद आप कभी भी फीवर विथ रैश वाले चाइल्ड को गलत डायग्नोज नहीं करोगे और अच्छे से डायग्नोसिस करना सीख जाओगे। तो इस लेक्चर में आपको एक अप्रोच मिलेगी। उस अप्रोच को मैंने 4 भाग में बांटा है। पहले भाग में आपको क्या करना है, आपको जिस तरीके की रैश है उस रैश को पढ़ना है। रैश को पढ़ने का मतलब क्या है कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या है का मतलब क्या कि जो रैश है वो मैक्यूल है कि पेप्यूल है कि प्लाक है कि वसाइकल्स है। फिर उसके बाद देखो कि उस रैश का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चेहरे पर है कि हाथों पर है कि ट्रंक पर है। फिर उस रैश का डायरेक्शन देखो कि रैश वो चेहरे पर आकर नीचे की तरफ गई, क्या उसका सिफेलोक्वाडल प्रोग्रेशन है क्या। तो ये अपन ने सबसे पहली स्टेप करी। उस स्टेप में अपन ने रैश को पढ़ा। फिर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, आप मरीज को पढ़ेंगे, मरीज का प्रोड्रोम देखेंगे। प्रोड्रोम मतलब रैश आने से पहले मरीज को क्या क्या था। यूजुअली फीवर कितने दिन पहले आया, अगर सोर थ्रोट हुआ है तो वो कितने दिन पहले हुआ और वो प्रोड्रोम कितना लंबे समय तक के लिए था कि शॉर्ट था कि बिल्कुल नहीं था। उसके बाद आप मरीज में देखेंगे कि जो मरीज है या आपका बच्चा है वो टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है। टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक का क्या मतलब होता है डॉक्टर साहब? टॉक्सिक का मतलब होता है कि बच्चा ढंग से खा पी नहीं रहा है, इरिटेबल है। और नॉन टॉक्सिक मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को केवल फीवर और रैश है। उसके बाद आप तीसरी स्टेप पे जाओगे। तीसरी स्टेप पे आपको एक इंपॉर्टेंट क्लिंचर ढूंढना है। पहली स्टेप में आपने रैश देख ली थी, रैश देखने का आपने मरीज को पढ़ लिया और तीसरी स्टेप में फिर इन दोनों को कोलैबोरेट कर कोई स्पेसिफिक क्लिंचर मिल रहा है कि डायग्नोसिस का कि हाँ ये वाली चीज तो केवल इसी में होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट आपको मीजल्स में ही दिखते हैं। तो अगर कॉप्लिक स्पॉट दिख गया तो समझ में आ जाता है आपको कि हाँ शायद ये मीजल्स ही होगा। और फिर अगली स्टेप में आपको डिसाइड करना है कि इस मरीज को ट्रीट करना है, रेफर करना है कि अल्टीमेटली इस मरीज का आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा। तो मोटी मोटी 4 स्टेप क्या है, सबसे पहले रैश को पढ़ेंगे अपन, फिर मरीज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्लिंचर पढ़ेंगे और अल्टीमेटली फिर डिसाइड करेंगे कि ट्रीट करना है कि इसको रेफर करना है। ये लेक्चर में आपको इसका आधा लेक्चर अभी मैं दे रहा हूं YouTube पर। उसके अलावा अगर डीप में ये बीमारियों को पढ़ना है तो नीचे मैं ऐप का सेक्शन दे रहा हूं, ऐप की लिंक भी दे रहा हूं। आप जाकर ऐप में अनइंटरप्टेड, YouTube पर तो शायद आपको एड्स भी दिखेंगे बीच में, YouTube की पॉलिसी होती है ये, पर आपको अगर अनइंटरप्टेड और कंप्लीट लेक्चर देखना है तो ये लेक्चर आपको नीचे में लिंक दे रहा हूं, जाकर ऐप में देखना। चलो क्या करना है, सबसे पहले अपने को अप्रोच देखना है। अप्रोच में सबसे पहली चीज क्या करेंगे तो रैश को देखेंगे। रैश में सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने बोला था कि मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। यूजुअली वायरल एक्जेंथीम जो होता है उसमें मैक्युलोपेपुलर रैश होती है, मतलब मैक्यूल्स होते हैं या तो पेप्यूल्स होते हैं। पर कुछ कुछ रैश ऐसी होती है जिसमें इसके हट के आते हैं लीजन्स और वो फिर किसी किसी चीजों में ही दिख सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन तो वायरल एक्जेंथीम मैक्युलोपेपुलर रैश के साथ आता है। पर अगर कोई रैश वायरल इन्फेक्शन है और उसमें आपको पटिकी और परप्यूरा दिख रहे हैं, देन आपको केवल 2 ही चीज सोचना है। अगर वो रैश ट्रंक पर दिख रही है और आइलैंड ऑफ स्पेयरिंग दिख रहा है उस रैश में, आइलैंड ऑफ स्पेयरिंग का मतलब होता है कि रैश पूरे शरीर पर है और बीच में नॉर्मल स्किन आ रही है, तो मोस्ट लाइकली ये क्या है तो ये डेंगी है। पर अगर पटिकी परप्यूरा आपको लेग्स पर दिख रहे हैं तो मोस्ट लाइकली ये कौन सा वायरस का इंफेक्शन है, वायरल एक्जेंथीम है, तो मेनिंजियोकॉक्सीमिया है। तो मैक्युलोपेपुलर इज मोस्ट कॉमन
कॉमन, पट्टी की परपुरा आपको दो चीजों में देखने मिलता है, मेनिंजोकॉक्सीमिया और डेंगी। मेनिंजोकॉक्सीमिया मोस्टली लेग्स पर होगा, डेंगी ट्रंक पर होगा, और डेंगी में आपको क्या मिलेगा, तो आइलैंड ऑफ स्पेयरिंग देखने मिलेगी। इसके अलावा और क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है भैया, इसके अलावा पानी वाले छाले हो सकते हैं, मतलब वसाइकल्स हो सकते हैं। जैसे ही वसाइकल्स आता है तो आपको देखना है वसाइकल्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है चिकन पॉक्स मतलब वेरिसेला का इंफेक्शन, ड्यू ड्रॉप ऑन रोस्पिटल अपीयरेंस, आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बार बार मेरे को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो वेसिकुलर अपीयरेंस चिकन पॉक्स में देखने मिलती है। इसके अलावा वेसाइकल्स आपको हैंड फुट माउथ डिजीज में भी देखने मिलते हैं, जिसमें मुंह में छाले होते हैं, हाथ में छाले होते हैं, पैर में छाले होते हैं। तो हैंड फुट माउथ डिजीज में भी आपको वेसाइकल्स देखने मिलेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब अगर फोटो दिखा देते तो हमको समझ में आ जाता। मैं तो बस आपको एक अप्रोच दे रहा हूं कि बिना इमेज के भी अगर आप डिलिनिएट करते जाओगे, इमेज यूजुअली ट्रेडिशनल तरीके में इमेज दिखा के बोल देते हैं कि हाँ ये क्लासिकल इमेज है, देख लो इसको और पढ़ लो, पर हर बार ऐसा मरीज आपके पास प्रेजेंट नहीं करता। इसलिए मैं आपको एक अप्रोच देना चाह रहा हूं कि एक अप्रोच से मरीज के पास जाओ और ट्रीट करो। तो मोस्ट कॉमन तो मैक्यूलोपेपिलर है, फिर पट्टी की परपुरा अगर है तो दो चीजें सोचना है, मेनिंजोकॉक्सीमिया या डेंगी। पर अगर वेसिकुलर रैश है तो वो क्या हो सकता है, या तो वो चिकन पॉक्स है या हैंड फुट माउथ डिजीज है। ऐसे ही अगर डीस्क्वेमेटिंग रैश है, डीस्क्वेमेटिंग रैश का मतलब होता है कि चमड़ी निकलने को कर रही है, तो चमड़ी निकलने वाली जो रैश होती है वो दो चीजों में होती है, एक स्कारलेट फीवर और एक कावासाकी फीवर। तो मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजी देखना है, और रैश में क्या देखना है मॉर्फोलॉजी के साथ, तो और रैश में आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि ये रैश कहां चालू हुई, पहले चेहरे पे चालू हुई कि ट्रंक पे चालू हुई। अगर पहले चेहरे पे चालू हुई रैश तो वो या तो मीजल्स है, या तो रुबेला है, या तो स्लेप्ड चिक अपीयरेंस है। इसको भी कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अगर कान के पीछे से चालू होकर नीचे गया तो वो मीजल्स है, पर अगर कान के पीछे से चालू होते हुए नहीं, सिर्फ चेहरे के फ्रंट फेस से चालू होकर नीचे जाए तो मोस्ट लाइकली रुबेला है। और स्लेप्ड चीक वाला अपीयरेंस अगर मिल जाए कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्या है, ये पार्वोवायरस B19 है। ये आपने देखा चेहरे पे पहले आए तो, पर अगर ट्रंक पे पहले आए तो क्या हो सकता है, या तो रोजियोला होगा या तो ड्रग रैश होगी, मतलब ड्रग एक्जेंथीम होगा। तो नया सवाल यहां उभर कर आता है कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ड्रग एक्जेंथीम है कि वायरल एक्जेंथीम है। ऑफ कोर्स एक तो कॉमन हिस्ट्री रहेगी कि ड्रग की हिस्ट्री अगर रहे तो ऑफकोर्स वो ड्रग रैश है, पर अगर ड्रग की हिस्ट्री नहीं रहे तो फिर कैसे पहचानोगे, फिर फीवर की हिस्ट्री पूछना बहुत जरूरी है। अगर हाई ग्रेड फीवर है और रैश है और सिफेलोकोडल प्रोग्रेशन आ रहा है तो मोस्ट लाइकली ये क्या है, ये वायरल एक्जेंथीम ही है। यूजुअली ड्रग रैश में फीवर नहीं होता, और अगर फीवर होता भी है तो लो ग्रेड का होता है। इसलिए ड्रग रैश और वायरल रैश को कैसे डिफरेंशिएट करना है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो चेहरे से चालू होने वाली रैश मैंने बता दी, ट्रंक से चालू होने वाली रैश मैंने बता दी, पर क्या एक्सट्रीमिटी से चालू होने वाली कोई रैश होती है क्या, बिल्कुल होती है। अगर रैश एक्सट्रीमिटी पे चालू हो रही है तो मोस्ट लाइकली ये क्या है, ये कावासाकी है। तो पहले अपन ने रैश को देखा, रैश में मॉर्फोलॉजी पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, और साथ साथ में ये भी देखा कि ड्रग एक्जेंथीम को इससे कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो पहले रैश पढ़ ली, अब दूसरा चीज क्या करोगे, दूसरे मरीज को पढ़ोगे। मरीज को पढ़ने पे क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि जो बच्चा है वो टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है। मैंने बताई था टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, मतलब लेथार्जिक बच्चा है, इल लुकिंग है, खा पी ढंग से नहीं रहा है, तो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ही बच्चा टॉक्सिक है तो तुरंत 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 या तो बच्चे को अपने यहाँ एडमिशन की सुविधा है या व्यवस्था है तो एडमिट कर लो, या तो इस बच्चे को रेफर कर दो, क्योंकि शायद इस बच्चे को ज्यादा केयर की आवश्यकता पड़े। उसके बाद पेशेंट में मैंने क्या बताया था आपको, एक टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक देखो, और दूसरा क्या देखोगे, तो प्रोड्रोम देखोगे। प्रोड्रोम मतलब क्या, कि रैश आने से पहले बच्चे को क्या था। पर रैश आने से पहले अगर लंबा प्रोड्रोम वाला पीरियड था, पहले बच्चे को फीवर था 3-5 दिनों से, उसके बाद रैश आई है, तो मोस्ट लाइकली ये क्या है, ये मीजल्स है। मीजल्स में यूजुअली क्या होता है, पहले फीवर होता है, फिर कॉप्लिक स्पॉट होता है, और फिर अल्टीमेटली रैश आती है। तो अगर लॉन्ग प्रोड्रोम है तो ये क्या है, ये मीजल्स है। पर अगर शॉर्ट प्रोड्रोम हुआ, 1-2 दिन का ही प्रोड्रोम हुआ, तो ये किसमें होता है, ये रुबेला में होता है, और यूजुअली रोजियोला में होता है। रोजियोला में तो क्या होता है कि फीवर पूर्णतः खत्म हो गया और फिर उसके बाद रैश आती है, तो इट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर रोजियोला। और किसी में कोई ऐसी रैश है क्या जिसमें प्रोड्रोम ही नहीं होता, मतलब अभी सोर थ्रोट हुआ और अभी शाम तक मेरे को वापस रैश आ जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा होता है। वो किसमें होता है, तो स्कारलेट फीवर में होता है, कि भाई सोर थ्रोट हुआ मेरे को और अभी मेरे को अगले दिन या शाम तक रैश आ जाए। तो प्रोड्रोम से भी आप अपने डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको देकर जा रहा हूं, कोई भी बच्चा अगर लेस देन 2 इयर्स का है,
एज से कैसे पहचानोगे कि इसको ये वाली बीमारी हो सकती है? तो अगर कोई भी बच्चा लेस देन 2 इयर्स का है और अगर उसको वायरल एक्जेंथीम हुआ है तो मोस्ट लाइकली वायरल एक्जेंथीम कौन सा हुआ होगा? वो हुआ होगा शायद रोजियोला का। कैसे कंफर्म करोगे? तो उसमें देखोगे, 2 हिस्ट्री देखोगे, क्या इसकी रैश ट्रंक से चालू हुई है क्या, या क्या इसकी जो रैश है वो फीवर खत्म होने के तुरंत बाद आई है, फीवर के साथ आई है। अगर फीवर के साथ रैश आ रही है तो ये रोजियोला नहीं हो सकता। फीवर खत्म होने के बाद कोई रैश आ रही है तो हाँ, तब जाकर बोलेंगे कि ये रोजियोला है। और जैसे एज लेस देन 2 देखेंगे तो कोई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ जाएगा कि ये HHV6 का इंफेक्शन है। स्कूल गोइंग एज वाले चिल्ड्रन में स्कारलेट, EBV, पारोवायरस कुछ भी हो सकता है। तो 2 स्टेप करी है अभी तक। पहली स्टेप में अपने रैश को पढ़ा, दूसरी स्टेज में मरीज को पढ़ा, और तीसरी स्टेज में क्या करोगे? ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये सबसे ध्यान रखने वाला समय आपको इस लेक्चर का, कि इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लो। अगर आपको कॉप्लिक स्पॉट दिख रहा है, मतलब व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं बक्कल म्यूकोजा पर रैश आने से पहले, तो ये किस में हो सकता है? ऑफ कोर्स और किसी में नहीं हो सकता, ये केवल और केवल मीजल्स पर होगा। अगर आपको स्ट्रॉबेरी टंग दिख रही है तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो स्कारलेट फीवर है या कावासाकी है। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना है अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। पर अगर आपको स्लेप चिक अपीयरेंस दिख रहा है, गालों पर ब्राइट रेड फेस है, फिर उसके बाद स्लेप चिक अपीयरेंस में ये रैश रिजॉल्व होती है, पर फिर रेटिकुलर रैश आ जाती है, जालीदार रैश आ जाती है ट्रंक पर, पहले चेहरे पर स्लेप्ड चिक अपीयरेंस वाली रैश, जब ये सही होगी फिर जालीदार रैश बॉडी पर, तो मोस्ट लाइकली ये क्या है? ये पारोवायरस B19 का इंफेक्शन है। पर अगर कोई ऐसी रैश है जो फीवर खत्म होने के तुरंत बाद आ रही है, फीवर के साथ रैश नहीं आ रही है, फीवर खत्म हुआ फिर रैश आई, तो मोस्ट लाइकली ये कौन सा है? ये इंफेक्शन रोजियोला का है। उसके बाद अगर कोई रैश सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी या ऑक्सीपिटल लिम्फेडेनोपैथी के साथ आ रही है तो वो 2 ही रैश हो सकती है, या तो रुबेला है या तो एप्स्टीन बार वायरस है। फिर रुबेला और एप्स्टीन बार वायरस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मतलब फीवर प्लस रैश प्लस लिम्फेडेनोपैथी, ओनली 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, 1 इज रुबेला, 1 इज एप्स्टीन बार वायरस। फिर इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे भैया? तो रुबेला में यूजुअली आपको स्प्लीनोमेगाली देखने नहीं मिलती, सोर थ्रोट की कंप्लेंट ज्यादा नहीं मिलती, स्प्लीनोमेगाली, सोर थ्रोट एंड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, तब आपको जाकर बोलना है कि हाँ ये EBV हो सकता है। तो स्प्लीनोमेगाली इज ए इंपॉर्टेंट क्लिंचर फॉर एप्स्टीन बार वायरस, ये आपको याद रखना है। तो स्प्लीनोमेगाली, lymphadenopathy and pharyngitis is for Epstein-Barr virus, that is mononucleosis। ऐसे ही अगर आपको एक्सट्रीमिटीज में एडिमा दिख रहा है, कंजंक्टिवाइटिस दिख रहा है, और कंजंक्टिवाइटिस भी कैसा? नॉन पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, डिस्कोमेशन दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये क्या है? ये है आपका कावासाकी। और इस बच्चे को आपको अच्छे से डील करना पड़ेगा, इस बच्चे का इको करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं? इसको कावासाकी हो सकता है, तो कौन सा रिस्क हो सकता है? इस बच्चे को शायद कार्डियक एन्यूरिज्म हो सकता है, वो आपको बचाना है, और शायद इस बच्चे को आपको तुरंत एस्पिरिन या IVIG देना पड़ेगा। तो इमेज बता देता हूं मैं, कॉप्लिक स्पॉट सेकंड मोलार में आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, और साथ में ऐसा हिस्ट्री है कि फीवर आया, फिर ये स्पॉट आया, और फिर जाकर अब रैश आई, सिफेलोकॉर्डल रैश है, कान के पीछे चालू होकर नीचे प्रोग्रेस कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये क्या है? ये मीजल्स है। मैंने बात करी थी स्ट्रॉबेरी टंग की, तो ये है स्ट्रॉबेरी टंग। अब ये स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी में भी हो सकती है और स्कारलेट में भी हो सकती है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये वाली स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी की है कि स्कारलेट की है? याद रखना, स्ट्रॉबेरी टंग 2 तरीके की होती है, एक व्हाइट स्ट्रॉबेरी और एक रेड स्ट्रॉबेरी। अगर व्हाइट स्ट्रॉबेरी है तो मोस्ट लाइकली ये स्कारलेट है, अगर रेड स्ट्रॉबेरी है तो इट कैन बी स्कारलेट और इट कैन बी कावासाकी। बट अभी अपने को ध्यान रखना है कि व्हाइट स्ट्रॉबेरी इज स्कारलेट फीवर, रेड स्ट्रॉबेरी इज कावासाकी। स्कारलेट के लेट स्टेज में भी ऑफकोर्स आपको रेड देखने को मिल सकता है, पर फिर आपको वहां पर कावासाकी के फीचर्स देखने नहीं मिलेंगे। कावासाकी में आपको नॉन पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, एडिमा, एडिनोपैथी दिखने मिलती है। आपको स्कारलेट फीवर में पास्चियाज लाइन, सैंड पेपर रैश जैसे देखने मिलता है। पर मोटा मोटा इतना पता करके चल जाओ आज की क्लास से कि अगर व्हाइट स्ट्रॉबेरी टंग है तो वो स्कारलेट है, और रेड स्ट्रॉबेरी टंग है तो वो क्या है? वो है कावासाकी। ये मैंने 3 स्टेप बताई। पहले मरीज को देखो, फिर आप रैश देखो, उसके अलावा क्या क्या देखो, फिर आप इंपॉर्टेंट क्लिंचर देखो कि मरीज को क्या हो सकता है, और फिर आपने ये सब देखने के बाद डिसाइड करना है कि भैया इसको अपने GP के लेवल पे ट्रीट करना है कि नहीं करना है, कि इसको रेफर करना है कि इन्वेस्टिगेट करना है। तो यूजुअली आप अपने लेवल पे रुबेला, रोजियोला, पारोवायरस B19 को आप ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, कुछ घबराने की बात नहीं है। रेफर किसको करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख कर चले जाओ। किसी भी बच्चे को अगर मीजल्स हो रहा है तो आपको उसको रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि मीजल्स के बाद जो पोस्ट मीजल्स कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मीजल्स नोटिफाइबल डिजीज भी है, तो शायद इस बच्चे को कॉम्प्लिकेशन, अगर मीजल्स का बच्चा सीजर्स या
एस्पिरेशन या ऐसी चीजों के साथ आ रहा है तो उस बच्चे को आपको तुरंत रेफर करना पड़ेगा। दूसरी चीज कावासाकी मैंने आपको बोला, इकोकार्डियोग्राम करवाना है, आईवीआईजी देना है, एस्पिरिन देना है, बड़ी बड़ी चीजें करना है, तो इस बच्चे को भी डायग्नोस कर लो, खुश रहो, अपने पर्चे पे लिख दो क्वेरी कावासाकी, जिसे बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर खुश हो जाएगा कि हाँ भैया इस डॉक्टर साहब को कम से कम कावासाकी पहचानना आता है। तो यहां से कावासाकी देख लिया। और इन्वेस्टिगेट और रेफर में साथ साथ में लेकर चल रहा हूं, क्योंकि ईबीवी वाला मरीज जिसमें आपको ट्रायड मिला, फेरेंजाइटिस, स्प्लीनोमेगैली और लिम्फेडेनोपैथी वाला, इस मरीज में आपको ध्यान रखना है कि इसका सीबीसी और ये सब करवाना पड़ जाएगा आपको, और इसलिए आपको इस बच्चे को भी आपको रेफर करना पड़ जाएगा। तो कावासाकी, मीजल्स और ईबीवी, ये 3 लोगों को आपको रेफर करना है। अगर कोई भी बच्चा फेरेंजाइटिस के साथ आ रहा है तो फेरेंजाइटिस 3 चीजों में हो सकता है, मीजल्स, स्कारलेट फीवर और ईबीवी। मीजल्स में आपको कॉप्लिक स्पॉट मिलेगा तो घबराने की बात नहीं है। 2 बची चीजें, स्कारलेट फीवर और ईबीवी। स्कारलेट और ईबीवी को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो स्कारलेट में सैंड पेपर रैश और पास्चर्स लाइन मिलेगी। सैंड पेपर रैश, पास्चर्स लाइन नहीं मिल रही है, आपको क्या मिल रहा है, स्प्लीनोमेगैली मिल रही है, तो आपको सोचना है कि शायद इस बच्चे को रेफर करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कारलेट फीवर में भी फेरेंजाइटिस है, ईबीवी में भी फेरेंजाइटिस है। स्कारलेट में आप पेनिसिलिन दे सकते हो, पर ईबीवी में आप एम्पिसिलिन नहीं दे सकते, क्योंकि ईबीवी में अगर एम्पिसिलिन दे दिया तो फ्लेयर अप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए ये चीज से बचने के लिए बेटर है कि ईबीवी वाले बच्चे को भी रेफर कर दो। तो रेफर किसको किसको करना है, मीजल्स, कावासाकी और साथ साथ में क्या, ईबीवी। उसके बाद आप कितने दिन के लिए आइसोलेट करते हो, ये करते हो, सब थियरी वाली बातें हैं, ये अपन कभी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंटली मैंने आपको एक और चीज बताई, एक चीज और, जब भी बच्चा आपके पास आता है रूबेला या पारोवायरस B19 का, तो उस बच्चे के घर वालों से पूछो कि इस बच्चे के घर में कोई भी प्रेग्नेंट महिला तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट महिला को इन दोनों में से कोई सा भी इंफेक्शन हुआ तो उस प्रेग्नेंट महिला के होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम नाम की चीज होती है, जिसमें ट्रायड होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस वाला, कैटरेक्ट वाला और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वाला, तो ये भी आपको बचाना है। और पारोवायरस B19 में भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें हाइड्रोप्स फुटालिस हो सकता है, तो ये भी आपको बचाना है। तो मोटा मोटा इस लेक्चर में आपने क्या सीखा ना, मैंने इस लेक्चर में आपको बताया कि मीजल्स में ये होता है, रूबेला में ये होता है, मैंने आपको अप्रोच दी कि जब भी फीवर विथ रैश वाला बच्चा आपके पास आए तो पहले आप रैश की मॉर्फोलॉजी देखो कि ये मैक्युलोपेपुलर है कि वेसाइकुलर है कि ये पेटिकी परप्यूरा वाला है कि डिस्क्रिमिनेटिंग है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोटा मोटा कौन सा अपने को इन्फेक्शन सोचना है। फिर आप सोचो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि अगर मैक्युलोपेपुलर रैश में आप मीजल्स रूबेला दोनों सोच रहे हो तो मीजल्स रूबेला में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो प्रोग्रेशन जो होता है वो सिफेलोकॉडल है और सिफेलोकॉडल भी बिहाइंड ईयर है क्या, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि मीजल्स और रूबेला क्या है। फिर दूसरी स्टेप में मरीज को पढ़ो, मरीज में आप प्रोड्रोम देखो, अगर लंबा प्रोड्रोम है तो मोस्ट लाइकली ये मीजल्स है, क्योंकि रूबेला में तो छोटा प्रोड्रोम होता है। तीसरी चीज में इंपॉर्टेंट क्लिंचर पकड़ो, क्लिंचर में अगर कॉप्लिक स्पॉट दिख रहा है तो आपको डिफरेंशिएट करने में कोई मुश्किल आएगी ही नहीं कि मीजल्स है कि रूबेला है। ऑफ कोर्स कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में ही देखने मिलेंगे, रूबेला में आपको लिम्फेडेनोपैथी देखने मिलेगी। और फिर ये सब करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इस बच्चे को ट्रीट करना है कि नहीं करना है, कि मीजल्स वाले बच्चे को तो ऑफ कोर्स आपको रेफर करना है, रूबेला वाले को आप ट्रीट कर सकते हो। तो ये मीजल्स रूबेला का एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाया कि हाँ आप अपनी ओपीडी में ऐसे काम कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो मजा आया लिखना, और ऐसे ही लेक्चर और चाहिए हो तो कमेंट में लिखना मोर केसेस। साथ में ये भी बताना कि और कौन से केसेस आप और कौन से लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं।